हेलो बच्चों, मैं सुषमा शर्मा कक्षा 12 में आप सबको हिंदी में आज पाठ 2 पढ़ाऊंगी। काव्य खंड से पाठ 2, जिसके रचनाकार हैं रचयिता आलोक धनवा। पाठ का नाम है पतंग। तो सबसे पहले हम कवि परिचय देखते हैं। चलिए। आलोक धनवा का जन्म 1948 ईस्वी मुंगेर बिहार में हुआ। वे हिंदी के बड़े कवियों में से जाने जाते हैं जिन्होंने 70 के दशक में कविता को नई पहचान दी। आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में ही अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता हासिल की थी। सन 1972-73 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जवानी याद रही हैं। कवि आलोक धनवा का अभी ठीक से मूल्यांकन नहीं हुआ है। कवि जो आलोक धनवा है उनका अच्छी तरह से मूल्यांकन नहीं हुआ है, ऐसा अनेक आलोचकों का मानना है। उन्होंने कभी भी थोक के भाव से लेखन नहीं किया है। सन 72 से लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह 1998 में, जिसका नाम दुनिया रोज बनती है, प्रकाशित हुआ। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी सक्रिय रहे हैं। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और अंकर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की है। अतिथि व्याख्याता यानी जो मुख्य अवसर पर बुलाए जाते हैं, तो वहाँ पर वो कुछ बोलते हैं मेहमान के रूप में। बच्चों, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आलोक धनवा की जो पहली जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित हुई थी, उसके बाद उनकी कुछ अनेक चर्चित कविताएं और भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां, आम का पेड़, नदियां, बकरियां, गोली दागो पोस्टर, भूखा बच्चा, फर्क आदि। उनका एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है 1998 में प्रकाशित हुआ है। इनको सम्मानित भी किया गया बच्चों। सबसे पहला सम्मान, जो प्रमुख सम्मान है उनमें से सबसे पहला पहल सम्मान राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, नागार्जुन सम्मान, फिराक गोरखपुरी सम्मान, गिरजा कुमार माथुर सम्मान, भवानी प्रसाद मिश्र स्मृति सम्मान। बच्चों, ये तो हो गया कि हमारे कवि के बारे में परिचय। तो अब आइए हम देखते हैं कि ये पाठ पद को। इस कविता का नाम है पतंग। चलिए देखते हैं। सबसे तेरा बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया फूलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। तो बच्चों, हम इतना थोड़ा भावार्थ इसके अब देख लें थोड़ा सा, कि कवि प्रस्तुत पंक्तियों में स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि बरसात के मौसम में जो तेज बौछारें पड़ती थी वे समाप्त हो गई हैं। तेज बौछारों और भादो महीने की विदाई के साथ साथ शरद ऋतु का आगमन हुआ है, अर्थात भादो का अंधेरा समाप्त हो गया है और शरद का उजाला हो गया है। इस समय प्रातः सूर्य उदय के समय की लालिमा की तुलना कवि ने खरगोश की लाल आंखों से की है। यानी उस समय जो सूर्य उदय होता है, तो जो उनका रंग होता है सूर्योदय के उस समय का रंग जो होता है, तो किससे तुलना की है बच्चों? खरगोश की लाल आंखों से। कवि शरद का मानवीकरण करते हुए कहता है कि वो अपनी नई चमकीली साइकिल की गति को तेज से चलाते हुए और जोर जोर से घंटी बजाते हुए पुलों को पार करते हुए आ रहा है। वह चमकीले इशारों से वह पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंडों को बुला रहा है। तो अब आगे देखते हैं इसका अर्थ।
चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीनी उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला काग उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। बच्चों, इसका भावार्थ देखते हैं। कवि कहता है कि शरद अपने चमकीले संकेतों से पतंग उड़ाने के लिए बच्चों को बुलाता है। दूसरे शब्दों में कवि कहना चाहता है कि शरद ऋतु के आगमन से उत्साह, उमंग का माहौल बन जाता है। कवि कहता है कि शरद ने आकाश को मुलायम कर दिया है, यानी अच्छा लगता है इतना। उस समय आकाश को देखने में बहुत अच्छा लगता है, ताकि क्यों मुलायम कर दिया है? पतंग ऊपर उड़ सके। वह ऐसा माहौल बनाता है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। सबसे हल्की क्या है? पतंग। बच्चों, कागज़, पतंग के कागज़ आप देखते होंगे कि बहुत हल्का होता है, उसका कुछ वजन नहीं होता है। यानी बच्चे दुनिया के सबसे पतले कागज़ और बांस की सबसे पतली कमानी से बनी पतंग उड़ा सके। बांस की कमानी से बच्चों बनी होती है पतंग में, वो बच्चे कहाँ उड़ा सके? आसमान में उड़ा सके। इन पतंगों को उड़ता देखकर बच्चे सीटियाँ, किलकारियाँ मारने लगते हैं, यानी बहुत खुश होते हैं, खुशी प्रकट करते हैं। तो इस ऋतु में रंग बिरंगी तितलियाँ भी दिखाई देने लगती हैं। बच्चे भी तितलियों की भांति कोमल व नाजुक होते हैं। बच्चों, एक कवि कहता है कि ये उदाहरण कैसे दिया है तितली और पतंग के समान बच्चों का, कि बच्चे भी उस समय इतने ही कोमल और नाजुक होते हैं और तितलियों की भांति इनकी भी मुस्कान होती है। तो ये इनकी कोमलता का यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है। बच्चों, आइए हम आगे देखते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले बेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। बच्चों, इसका भावार्थ देखते हैं। कवि कहता है कि जन्म से ही वे अपने साथ कपास, कोमलता लाते हैं। कौन? बच्चे। उनके चंचल पैरों के पास पृथ्वी स्वयं घूमती हुई उनके पास आती है। जब बच्चे पतंग उड़ाने मस्त हो जाते हैं, बेसुध दौड़ते हैं, तब छत भी बच्चों के कोमल पैरों के लिए मुलायम हो जाती है। चारों दिशाओं में मृदंग संगीत बज उठता है। जब बच्चे झूला झूलते हुए चले आते हैं, पेड़ की डाली की तरह लचीली गति से छतों के किनारे तक आ जाते हैं। यहाँ उन्हें कोई बचाने नहीं आता, अपितु उनके शरीर का रोमांच ही उन्हें बचाता है। वे खेल के रोमांच के सहारे खतरनाक जगहों पर भी पहुंच जाते हैं। इस समय उनका सारा ध्यान कहाँ होता है? पतंग की डोर के सहारे। उसकी उड़ान और ऊंचाई पर केंद्रित रहता है। ऐसा लगता है कि मानो पतंग की ऊंचाइयों ने ही उन्हें केवल डोर के सहारे थाम लिया हो। आकाश में अपने पतंगों को उड़ते देखकर बच्चों के मन में भी आकाश में उड़ रहे हैं, यानी मन से। बच्चे तो रहते तो पृथ्वी पर ही है, लेकिन उनका मन कहाँ होता है? पतंग के साथ साथ। उनके शरीर की रोएं भी संगीत उत्पन्न कर रहे हैं तथा वे भी आकाश में उड़ रहे हैं। बच्चों, कहने का तात्पर्य है कवि के कि जो रोमांच पैदा होता है, पतंग की ऊंचाई को देखकर खुश होते हैं बच्चे, तो रोमांच से उनके रोएं एकदम खड़े हो जाते हैं। तो उनको ये ऐसा लगता है कि वे भी उनके साथ साथ उड़ान भर रहे हैं और संगीत उत्पन्न कर रहे हैं एक प्रकार से। तो अब आगे का भाग देखते हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। बच्चों, ये इसका हम भावार्थ देखते हैं। आइए, कि कवि कहता है कि बच्चे मस्त होकर पतंग उड़ाते हैं
और कभी कभार वे छतों के किनारे से गिर जाते हैं, परंतु अपने लचीलेपन के कारण वे बच जाते हैं। उस समय उनके मन का भय समाप्त हो जाता है। वे अधिक उत्साह के साथ सुनहरे सूरज के सामने फिर आते हैं। दूसरे शब्दों में, वे अगली सुबह फिर पतंग उड़ाते हैं। उनकी गति और अधिक तेज हो जाती है। पृथ्वी और तेज गति से उनके बेचैन पैरों के पास आती है। तो ये हुआ बच्चों आपका पाठ 2 पतंग का भावार्थ। आशा है कि ये आपको वीडियो समझ में भी आया होगा और पसंद भी आएगा। अब हम अगले वीडियो में अगला पाठ लेकर फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।